हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें एनसीईआरटी का सबसे पहला पन्ना यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में पढ़ेंगे और इनमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे ना, उसे एक क्विक रिवीजन नोट्स के फॉर्म में लिख करके रख लेंगे, जिससे कि हमारा जो रिवीजन होगा ना बहुत जल्दी हो पाए। ठीक है, आपको दिखाते हैं। एक जो है हम लोग इस पन्ने को पढ़ने वाले हैं और दूसरा आज बस हम यही दो चीज़ आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए, सबसे पहली बात आती है ना कि जो आपका वर्ड है बायोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो आपका बायोलॉजी जो है ना, यह जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक आपका बायो और दूसरा आपका लॉजी। ठीक है, बायो का मतलब होता है ना लाइफ और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। यानी कि बायोलॉजी जो है ना स्टडी है किसके किसका, तो लाइफ फॉर्म और आपके लाइफ प्रोसेसेस का। यानी कि धरती पे जो है ना जितने भी डिफरेंट काइंड्स के आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ना, वे सारे के सारे लाइफ फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि कैट हो गया, डॉग हो गए, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो गया, या फिर ह्यूमंस हो गए। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए, सारे के सारे आपके लाइफ फॉर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, और इन जितने भी मतलब हमने आपको बताया, जैसे कि प्लांट हो गया, या फिर जो हो गए हम ह्यूमंस हो गए, या फिर कैट हो गया, इनके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ वाइटल एक्टिविटी हो रही है ना, जिससे कि इनका जीवन चल पा रहा है, उसको हम लोग लाइफ प्रोसेस बोल देते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, तो जैसे कि रिप्रोडक्शन हो गया, ये आपका जो हो गया मतलब लिविंग प्रोसेस होता है। उसके बाद जो हो गया आपका मेटाबॉलिज्म हो गया। उसके बाद आपका जो हो गया मूवमेंट हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, स्टिमुलस हो गया। ये सारे के सारे जो मतलब प्रोसेसेस हैं ना, इसको हम लोग लिविंग प्रोसेस बोलते हैं। सिंपल बोले ना, तो जितने लिविंग मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी प्रोसेस या फिर जो भी प्रक्रिया हो रही है ना, उसको हम लोग जो है लिविंग प्रोसेसेस बोल देते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी आपका क्या है, तो बायोलॉजी जो है स्टडी है आपके लाइफ फॉर्म का और लाइफ प्रोसेसेस का। अब ये जो लाइफ फॉर्म है ना, यानी कि जो आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिज्म है ना, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स फॉर्म में पाए जाते हैं। कहने का मतलब है ना कि देखिए, आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, ज़मीन पे यानी कि लैंड पे भी पाए जा सकते हैं, वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, फिश हो गया और बहुत सारे जो है एनिमल्स होते हैं। उसके बाद प्लांट्स भी पानी में पाए जाते हैं, बहुत सारे एल्गी जैसे हो गया। उसके बाद कुछ आपके एनिमल जो है ना, एनिमल या फिर बर्ड जो है आपके एयर में भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बर्ड्स हो गए। कुछ आपके जो है मतलब ड्राई ड्राई एरिया यानी कि डिजर्ट में पाए जाते हैं, कुछ कोल्ड एरिया यानी कि पोलर रीजन में भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है ना कि अगर हम धरती पे कहीं पे भी जा कर के देखें ना, तो कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर अभी हम जहाँ बैठे हैं ना, तो हमारा जो बुक है या फिर हमारे जो पेन है ना, इसके ऊपर भी लाखों करोड़ों जो है हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। ओके, चलिए, अब देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्स है ना। अगर हमने मतलब अभी तक अगर हम देखें ना हमारे धरती पे ऑन अर्थ, अभी तक आपका 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज हमने जो है आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है, और अभी भी जो है ना हमने जो है समुद्र में यानी कि डीप सी में, गहरे समुद्र के अंदर जो है ना, अंदर का एरिया केवल 5% एक्सप्लोर कर पाए हैं। अभी 99% हमारे मतलब समुद्र का एरिया एक्सप्लोर करना बाकी है। तो यहाँ से हमें और भी हज़ारों लाखों नए नए स्पीसीज मिल सकते हैं आगे। ठीक है, अब ये जो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है ना, अगर इसको हम लोग मतलब अपने भाषा में कैलकुलेट करें यानी कि लाख में, तो ये 17 से 18 लाख स्पीसीज होता है। और आपको बता दें कि हम लोग का मतलब जैसे कि ह्यूमन है ना, तो ह्यूमन का 8 बिलियन जो अभी पॉपुलेशन है पूरा वर्ल्ड भर में, तो इसमें इन सभी को मिला करके ना हमारा एक स्पीसीज बनता है। कौन सा, तो होमो सेपियन स्पीसीज। तो ऐसे ऐसे करोड़ों जीवों को यानी कि बहुत सारे चींटियों को मिला देंगे, तो बहुत सारी चींटियाँ केवल एक ही स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। समझ रहे हैं ना, जो मैंगो है ना, मैंगो का पौधा, तो मैंगो आपके केवल एक ही स्पीसीज को जो है सो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर 100 मतलब मैंगो के पेड़ हो गए ना, तो 100 आपके स्पीसीज नहीं, 100 मैंगो के पेड़ मिल करके आपके एक ही स्पीसीज को जो है सो वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो है ना 17 से 18 लाख अभी हमने स्पीसीज को मतलब आइडेंटिफाई कर लिया है। और इसमें से आपके 12 लाख जो है ना सो एनिमल है, और 5 से 6 लाख जो है आपके प्लांट और आपके फंगस है। अब देखिए, जैसे जैसे आपके ऑर्गेनिज्म का नंबर जो है ना इंक्रीज करता गया, वैसे वैसे हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता हुई। पहला तो उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना जरूरी था। फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं गए हैं, तो हम उसको बताएंगे ना कि हाँ, कल हम मतलब जो है जंगल में हम गए थे, तो हमने शेर को देखा था। तो हमें पता होना चाहिए ना कि
मतलब इसको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए ना, शेर हम किसे बोलेंगे। तो हमने देखा तो मतलब पता चला कि एक शेर शेर के पास जो है ना बड़े बड़े उसके बाल होने चाहिए, उसके 2 कान थे, 2 आँखें थीं, समझे? इसके 2 बड़े बड़े दांत थे, मतलब उसको कुछ हम लोग आइडेंटिफिकेशन का कुछ तरीका होना चाहिए। उसके पीछे पैर था, सॉरी पीछे पूँछ था, उसके 4 पैर थे, समझ रहे हैं ना? और उसको एक प्रॉपर नाम देना देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि इसको हमने बोल दिया शेर, ठीक है, और दूसरा आके बोला नहीं है शेर नहीं ये गाय, आप जो बता रहे हैं सो गाय है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उस एक मतलब ग्रुप में रखना चाहिए, मतलब उसको जो है एक ग्रुप के अंदर क्लासीफाई कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें ना, तो इस शेर को जो है हम लोग नहीं ना बोलेंगे कि ये प्लांट है। ये शेर जो है प्लांट तो नहीं है, शेर जो है ना ये आपका प्लांट नहीं है, एक एनिमल है, यानी कि इसको हमने एक ग्रुप दे दिया किसमें, तो ग्रुप आपका एनिमिलिया का मेंबर इसको बना दिया। और इसी तरह धीरे धीरे चल के ना हमारे टेक्सोनॉमी की शुरुआत हुई। टेक्सोनॉमी बोले तो देखिए, अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है ना किसी एक ग्रुप में रखते हैं बेस्ड ऑन देयर एब्जॉर्बेबल, मतलब सॉरी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, यानी कि देखिए इसको हमने देख करके बता दिया कि हाँ ये जो है कुछ ऐसा 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 होना चाहिए। तो ये ऐसे अगर हम किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं ना तो उसको हम लोग टेक्सोनॉमी बोलते हैं। इसके इस चैप्टर में तो इसी को पढ़ना है, तो इसको बहुत डिटेल में हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो आपका अर्ली क्लासिफिकेशन जो था ना, वो अर्ली क्लासिफिकेशन आपके जो है अर्ली मैन के द्वारा दिया गया था। यानी कि अर्ली मैन जो थे ना, धरती पे जितने भी मैटर थे उनको इन्होंने 2 कैटेगरीज़ में जो है क्लासिफ़ाई किया था। एक आपका एनिमेट मैटर में और दूसरा आपका इनएनिमेट मैटर में, ठीक है। एनिमेट में आपका एनिमल का साउंड आ रहा है ना, तो यह आपका हो गया बायोटिक या फिर लिविंग आपका मैटर, मतलब लिविंग थिंग्स। और दूसरा इनएनिमेट की बात करें ना, तो इसमें एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स को जो है, यानी कि सिंपल बोले ना तो अर्ली मैन ने जो है ना लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में जो है मतलब सारे के सारे धरती पे चीज़ों का जो है वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन किया था। एग्जाम्पल के लिए एनिमेट के एग्जाम्पल आपके एनिमल और प्लांट थे, और इनएनिमेट का जो एग्जाम्पल था सो आपका वाइंड, एयर, सी और फायर थे, ठीक है। अब देखिए, जो आपके अर्ली ह्यूमन्स थे ना, वे जो है बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स और कुछ प्लांट और एनिमल की जो है ना पूजा भी करते थे। अब यह लाइन जो है आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हम आपको दिखाते हैं कि एनसीईआरटी में ये लाइन कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और वह उन्हीं की पूजा करते थे ना, मतलब वो ऐसे नॉन लिविंग थिंग या फिर लिविंग थिंग की पूजा करते थे ना, जिनसे या तो वे डरते थे या फिर उनसे वे लोग चौंक जाते थे। उन्हीं की ये लोग पूजा या फिर जो है उनका जो है अ, मतलब लिविंग या नॉन लिविंग थिंग की पूजा पाठ करते थे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम अभी भी देखें ना, तो हमारे यहाँ गायों की पूजा होती है। छठ, मतलब छठ में जो होता है सूरज भगवान की यानी कि फायर की पूजा आज भी हो रही है। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ नागपंचमी मनाया जाता है, जिसमें जो है हम लोग स्नेक यानी कि नागों की पूजा करते हैं। अभी जो है हम लोग पीपल 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 का जो पेड़ होता है उसकी पूजा होती है, हमारे यहाँ नीम के पेड़ की पूजा होती है। यानी कि देखिए अभी अभी भी जो है ना हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब सभी की कुछ ना कुछ चीज़ों की हम लोग पूजा करते हैं। तुलसी माता यानी कि तुलसी जो एक पेड़ है, प्लांट है, इसका आज भी हम लोग पूजा कर रहे हैं ना। तो यह आज से नहीं, अर्ली मैन के समय से ही सब सारी चीज़ें चलती आ रही हैं, ठीक है। अब देखिए, हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, यानी कि हर एक लाइफ के 2 पहलू होते हैं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। वैसे ही जो हम बायोलॉजी है ना, तो बायोलॉजी को देखने का भी हमारा मतलब बायोलॉजी को देखने का नज़रिया भी हमारे पास 2 तरीके का है। एक आपका हो जाता है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू हो जाता है और दूसरा आपका बायोसेंट्रिक व्यू हो जाता है। ओके। अगर हम एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू की बात करें, तो एंथ्रोपो का मतलब होता है ह्यूमन और सेंट्रिक का मतलब होता है मैन। यानी कि इस व्यू के अकॉर्डिंग जो है ना हम लोग पूरे नेचर को जो है ना मतलब इसमें यानी कि एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में जो है ना ह्यूमन यानी कि हम लोग ह्यूमन अपने आप को सुपीरियर कंसीडर करते हैं, और नेचर या फिर जितने भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना उनको हम लोग वैल्यू केवल इसी बात पे देते हैं ना कि उनसे हमारा यानी कि ह्यूमन का क्या फ़ायदा है। और हम लोग किसी मतलब हम लोग जो है सपोर्ट या फिर कंजर्वेशन उन्हीं चीज़ों का करते हैं ना, इंश्योर उन्हीं चीज़ों का करते हैं जो कि हमारे यानी कि ह्यूमन के सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए है ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल फूड हो गया आपका, मेडिसिन हो गया, रिसोर्सेस हो गए। एग्जांपल एकदम आसानी से समझे ना, तो देखिए जैसे कि हम लोग फॉरेस्ट को बचाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, टिम्बर यानी कि लकड़ियाँ मिल रही हैं, दवाएँ मिल रही हैं, और लिवलीहुड फॉर ह्यूमन्स यानी कि हमें रहने के लिए घर भी मिल रहा है। समझ रहे हैं ना? तो इससे जो है ना इसमें केवल हमारा ओनली लिमिटेड प्रोग्रेस ही हो पा रहा है। किसमें? तो बायोलॉजिकल नॉलेज में। अब इससे हमारे बायोलॉजिकल नॉलेज में लिमिटेड प्रोग्रेस ही क्यों हो पा रहा है? तो देखिए
सिंपल बात, अगर हम एक चीज़ मतलब जैसे कि मैंगो का पेड़ है, तो मैंगो का पेड़ केवल हम अपने लिए ही सोचे कि ये पेड़ जो है केवल हमारे लिए ही है, तो हम यह नहीं जान पाएँगे ना कि ये पेड़ जो है दूसरे जानवरों के लिए दूसरे जानवरों के लिए किस काम आ सकता है। यानी कि कुछ मतलब जो बर्ड्स होंगे ना, कुछ बर्ड्स यहाँ पे अपना घोंसला बना के यानी कि उनका घर होगा, कुछ चींटियों का ये पूरा घर होगा, कुछ एनिमल्स के लिए यहाँ से खाना जाता होगा। तो ये सब हम लोग ना सोच के केवल यही सोचेंगे ना कि यह जो पेड़ है इससे हमें क्या मिलता है बस। इसलिए जो है इससे हमारा जो है ना बायोलॉजिकल नॉलेज जो होता है उसमें लिमिटेड प्रोग्रेस हो पाता है। या फिर इसमें जो है जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है? या फिर मतलब आपके पांडा हो गए, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग सोचते ही नहीं है क्योंकि वे हमारे लिए कोई उपयोगी ही नहीं है। मतलब लायन जो है हमारे लिए किस डायरेक्टली किसी काम का है नहीं है, तो हम इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, और सोचेंगे ही नहीं तो हमारा बायोलॉजिकल नॉलेज बढ़ेगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना? तो सिंपल शब्दों में बोले ना तो जो हमारा एंथ्रोपोसेंट्रिक जो व्यू होता है ना, उसमें हम मतलब ह्यूमन जो सोचता है ना कि ये जो नेचर है केवल हमारे लिए यानी कि ह्यूमन के लिए ही एग्जिस्ट करता है, समझे? अब उसके बाद एक और आपका व्यू आता है, ठीक है ना? दूसरा व्यू यानी कि ये तो पहला पहलू था, दूसरा व्यू होता है आपका बायोसेंट्रिक व्यू, यानी कि बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है? इसमें जो है ना हम लोग हर एक लिविंग स्पीशीज़ को जो है ना इक्वल कंसीडर करते हैं। यानी कि धरती पे एक छोटा से छोटा आपका माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो या फिर बड़ा से बड़ा आपका ब्लू व्हेल क्यों ना हो, सभी को जो है ना हम एक बराबर इक्वली ट्रीट करते हैं। इसमें जो आपका ह्यूमन जो होता है ना, ह्यूमन एक पार्ट होता है, यानी कि ह्यूमन केवल एक सिंगल मतलब इसमें जो है एक पार्ट या फिर एक मेंबर होता है, ना कि सबसे सुपीरियर होता है। समझे? और इसमें जो होता है ना मतलब कंजर्वेशन या फिर प्रोटेक्शन हम लोग हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक लाइफ फॉर्म का जो है हम लोग प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन करते हैं। बिना ये सोचे समझे कि इससे जो है ह्यूमन का जो है उस ऑब्जेक्ट से या फिर उस लिविंग लिविंग थिंग से ह्यूमन का क्या फ़ायदा है, ठीक है? बिना ये सब सोचे ही हम लोग हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इक्वली आपका जो है ट्रीट देते हैं और सबको जो है सबका कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन जो है इंश्योर करते हैं। सो इसमें जो है ना हमें बहुत ज़्यादा इमेंस प्रोग्रेस देखने को मिलता है हमारे बायोलॉजिकल नॉलेज में। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए हमने जो है ना केवल अपने ही लिए नहीं बहुत सारे जीवों के लिए भी सोचा है। देखिए एग्जाम्पल के लिए प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज जैसे कि टाइगर हो गया, लायन हो गया, राइनो हो गया या फिर आपका पांडा हो गया, इन सभी को हम लोग बचा रहे हैं। क्यों बचा रहे हैं? तो इससे हमें केवल यही पता नहीं लगता है ना कि मतलब देखिए जैसे कि टाइगर, लायन, राइनो जो है या वहाँ के वातावरण यानी कि जंगल के लिए बहुत ज़्यादा जो उसके इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर यह मर जाते हैं तो वहाँ के इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा तो जंगल खतरे में आ जाएगा, जंगल खतरे में आएगा तो हम खतरे में आएँगे। यानी कि इसमें हम लोग हर एक पॉसिबिलिटीज़ को जो है ना डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह हर एक पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर जो है नज़र रखते हैं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज़्म के ऊपर जो है स्टडी करते हैं। ठीक है? उसके बाद इन सब को हम लोग बचाना चाहते हैं इवन इनसे जो है ना हमें कोई भी डायरेक्ट इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है। अब टाइगर से हमें क्या फ़ायदा है डायरेक्ट? कोई फ़ायदा नहीं है। राइनो से हमें क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। अगर डीप सी ऑर्गेनिज़्म की बात करें तो उससे हमें कोई मतलब कोई फ़ायदा है? नहीं है। लेकिन जो है हम उसे प्रोटेक्शन में जो है सहायता देते हैं। वैसे ही अगर वाइल्ड ग्रास की बात करें, वीड्स की बात करें, ये ना हमें भोजन देते हैं, ना ही फ़ोडर मतलब होता है ना पशु चारा। ठीक है ना? मतलब गाय भैंसों के लिए ना चारा का काम आ सकते हैं, ना इससे कोई दवा ही बनती है। फिर भी हम इसे बचाना चाहते हैं, क्यों? तो देखिए, यह जो है ना, यह जो आपको दिख रहा है, ये आपका वाइल्ड ग्रास है, ठीक है? तो वाइल्ड ग्रास देखिए अगर आपको अगर इस वाइल्ड ग्रास को हम लोग देखें ना तो यह हमें कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें बहुत छोटे मतलब बहुत सारे बर्ड्स होते हैं या फिर रेप्टाइल्स होते हैं ना, उनके लिए घर मतलब घर की तरह घर मतलब घर दे रहा है उनको। उसके बाद जो है यहाँ पे जो जितनी मिट्टियाँ हैं ना, मिट्टियों को जो है एक साथ बांधे रहने का काम कर रहा है, यानी कि सॉइल इरोजन में मदद कर रहा है। समझ रहे हैं ना? वैसे ही यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे बहुत सारे आपके जो है इसमें बर्ड्स बहुत सारे रेप्टाइल्स इसमें पाए जाते हैं, जिनका ये घर है। समझ रहे हैं ना? तो यानी कि बायोसेंट्रिक व्यू की हम लोग बात करें ना, तो बायोसेंट्रिक व्यू से ना हम लोग ये सोचते हैं ना कि ये एवरी लाइफ जो है ना धरती पे जो एग्जिस्ट करता है उन सभी को धरती पर रहने का अधिकार है। लेकिन एंथ्रोपोसेंट्रिक में क्या था, तो उसमें हम लोग सोच रहे थे कि जो हमारा मतलब जो नेचर है ना वो केवल ह्यूमन के लिए ही एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है? इसमें से आपको लिखना कुछ भी नहीं है, आपको फिर से बता रहे हैं, इसको नोट्स में आप चाहें तो लिख सकते हैं या फिर नहीं भी। लास्ट में आपको मैं समरी दूंगा ना, इसमें हर एक पॉइंट उसमें कवर होगा। ओके? चलिए।
अब जो है हम लोग सिमिलरिटीज़ को देखते हैं। तो देखिए सिमिलरिटीज जो होती है ना वो दो प्रकार की होती है। एक आपका वर्टिकल सिमिलरिटीज होती है और एक आपका हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज होती है, यानी कि समानता। हम लोग कितने मतलब जो हम लोग कितने सिमिलर हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से या फिर किसी भी पैरेंट से, इसको हम लोग बोलते हैं सिमिलरिटीज। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें ना तो सबसे पहला आपका आता है वर्टिकल सिमिलरिटीज, यानी कि वर्टिकल यानी कि परपेंडिकुलर। हम लोग जो है कुछ जो है ना दो जनरेशन के बीच में हम लोग सिमिलरिटीज देख रहे हैं, यानी कि एक प्रेजेंट जनरेशन का सिमिलरिटीज और उसके पास्ट के जनरेशन के। यानी कि देखिए अगर हम लोग प्रेजेंट जनरेशन यानी कि एक आपका जो हो गया अभी के जनरेशन और इसके पिछले जितने भी जनरेशन के बीच में हम लोग सिमिलरिटीज देखेंगे ना, उसे हम लोग वर्टिकल सिमिलरिटीज बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका पेरेंट और ऑफ स्प्रिंग में हो गया, यानी कि आपके जो है पप्पा में और आप में जो सिमिलरिटीज होगी वो कैसी होगी, तो आपकी वर्टिकल सिमिलरिटीज होगी। वैसे ही मम्मी में और आप में जो होगी सो आपकी जो है वर्टिकल सिमिलरिटीज होगी। ऐसा ही नहीं, आपके चाचा में और फिर अगर आप में सिमिलरिटीज देखने को मिले ना तो आप में तो यह भी जो हो गया आपका वर्टिकल सिमिलरिटीज होता है। या फिर अगर आपके दादाजी और आप में अगर सिमिलरिटीज देखना होगा ना आप में यह भी जो हो गया आपका वर्टिकल सिमिलरिटी ही कहलाता है। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज की बात करें ना तो यह बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम जनरेशन, यानी कि दोनों के दोनों इंडिविजुअल जो होते हैं ना सेम जनरेशन के होते हैं, उनके बीच में अगर हम मतलब सिमिलरिटीज देखें, समानता देखें, तो उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज बोल रहे थे। एग्जाम्पल के लिए एमोंग सिबलिंग्स, यानी कि भाई बहन में देख लें, या फिर हम और अपने दोस्तों में जो सिमिलरिटी देखेंगे वह जो होता है ना हॉरिजॉन्टल ही होता है। या फिर जो है अपने मम्मी पापा के सिमिलरिटीज़ को देखें तो ये भी आपका हॉरिजॉन्टल होगा। या फिर आपके दादाजी, ठीक है, दादा दादी के सिमिलरिटीज़ को देखें ना, मतलब एक ही जनरेशन के मेंबर की, अगर हम एक ही जनरेशन के मेंबर की सिमिलरिटी दूसरे उसी जनरेशन के मेंबर के साथ तुलना करें ना तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज़ कहलाता है। और वर्टिकल सिमिलरिटीज़ क्या कहलाता है कि एक जो जनरेशन, मतलब मान लीजिए एक हम लोग अभी अपने वाला जनरेशन ले लिए और पिछले हमारे दादाजी के जनरेशन से कंपेरिजन करें ना तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल सिमिलरिटीज। ठीक है, या फिर दादाजी का जनरेशन हमने ले लिया और दादाजी के पर दादाजी का मतलब जो है हमने जो है सिमिलरिटीज देखना चाहे ना तो इसे हम लोग वर्टिकल सिमिलरिटीज बोलते हैं। ओके, अब देखिए जब हमने सभी ऑर्गेनिज्म मतलब सभी लोगों में सिमिलरिटी देखना चाहा ना तो हमें पता लगा कि धरती पे जो है ना आज तक, यानी जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हुए हैं ना पास्ट में, यानी कि पहले, प्रेजेंट में यानी कि अभी, और फ्यूचर में जो भी होंगे ना उनमें सभी में कुछ ना कुछ आपके सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी, यानी कुछ ना कुछ उसमें समानताएं देखने को मिलेंगी। और ये समानता क्या क्या होगी तो देखिए इसमें सबसे मेन आपका सिमिलरिटीज होता है ना कि जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म है ना आज तक धरती पे प्रेजेंट, उनमें सबसे बड़ी सिमिलरिटीज थी ना कि सभी का जो आपका जेनेटिक मटेरियल जो था ना वो कॉमन था, यानी कि दे ऑल शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल। और वो था आपका न्यूक्लिक एसिड, ना कि डीएनए ना कि आरएनए, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड सब में आपका मतलब दुनिया का हर एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लेना ले उसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड ही होता है। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड आपके दो प्रकार के होती हैं, एक आपका डीएनए होता है और एक आपका आरएनए होता है। और धरती पे सबसे ज़्यादातर पाए जाने वाला जो जेनेटिक मटेरियल है ना, यानी कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो आपका डीएनए होता है। ठीक है, यानी कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, देखिए यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड आ रहा है। और आरएनए के फुल फॉर्म जानना चाहें तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसमें भी आ रहा है, यानी कि दोनों न्यूक्लिक एसिड के ही आपके पार्ट है। और जो आरएनए होता है ना बहुत कम, यानी कि फ्यू वायरसेस में ही आपका केवल जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, हमारा कोरोना वायरस जो था कोविड-19, उसके अंदर जो था जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए था। ओके, अब जितना हमने पढ़ा ना उसको हम लोग जो है अपने एनसीईआरटी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बायोलॉजी तो है वो साइंस है, बायोलॉजी साइंस किसका है तो लाइफ फॉर्म और लाइफ प्रोसेस का। लाइफ फॉर्म क्या था तो धरती पे जितने भी आपके डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे ना उसको हम लोग बोल रहे थे लाइफ फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए आपका कैट हो गया, डॉग हो गया, प्लांट हो गया, ट्री हो गया, ये सब सारे के सारे धरती पर लाइफ फॉर्म्स हैं। और इनके अंदर जितने भी आपके मतलब सर्वाइवल के लिए एक्टिविटीज इनके बॉडी के अंदर हो रही है ना उन सभी को हमने लाइफ प्रोसेसेस का नाम दे दिया था। ओके, उसके बाद जो हमारा अर्ली मैन जो थे ना वो सभी धरती पे जितने भी मैटर थे ना उन्हें दो पार्ट्स में क्लासिफाई किए थे, एक इन एनिमेट यानी कि नॉन लिविंग थिंग और एक एनिमेट यानी कि लिविंग थिंग्स में। ठीक है, और उनमें से यहाँ पे देखिए डिफाइड लिखा है, डिफाइड नहीं है डिफाइड है। डिफाइड का मतलब होता है ना पूजा करना। उनमें से वे कुछ चीज़ों की जो है ना पूजा भी करते थे, किसकी किसकी तो सोम आपके जो है सोम इन एनिमेट, यानी कि जैसे कि वाइंड हो गया, सी हो गया, फायर हो गया, उनकी। और एमोंग कुछ मतलब एनिमल्स और प्लांट्स भी थे, उनकी ये लोग पूजा करते थे। और जिनकी ये पूजा करते थे ना उनके कुछ कॉमन फीचर्स थे।
मतलब जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूजा करते थे ना, उनके अंदर कुछ फीचर थी, या तो वे उनसे डर जाते थे, मतलब अवाक यानी कि आश्चर्य में पड़ जाते थे, या फिर वे उनसे डरते थे, उन्हीं की ये लोग पूजा करते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, जो हमने बता दिया। एंथ्रोपो का मतलब होता है ह्यूमन, और आपका जो है सेंट्रिक का मतलब होता है सुपीरियर, यानी कि इसमें ह्यूमन अपने आप को सुपीरियर मानता है, और बाकी जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं या फिर ऑर्गेनिज्म है ना, उसे केवल अपने यूजफुलनेस के लिए ही इस्तेमाल करता है। इसलिए इसमें हमें बायोलॉजी की जो है ना नॉलेज बहुत ही लिमिटेड रह जाती है। उसके बाद हमने आपको सिमिलरिटीज बताया था कि सिमिलरिटीज दो प्रकार के होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बोले तो आपका लेटा हुआ, यानी कि सेम सेम जनरेशन में हम लोग जो है अपने सिमिलरिटीज को देख रहे हैं, और वर्टिकल यानी कि परपेंडिकुलर हो गया, तो सिमिलरिटीज बिटवीन हम लोग दो जनरेशन के बीच के सिमिलरिटीज को देख रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल सिमिलरिटीज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रिलेटेड टू ईच अदर, और ऑल ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड ऑन अर्थ ऑन दिस, यानी कि धरती पर जो पहले रह चुके हैं या फिर अभी जो प्रेजेंट है ना, दोनों के दोनों जो है इसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी या मतलब कुछ ना कुछ जो है हमें समानताएं देखने को मिली थी। लेकिन आप बोले आप तो उसमें फ्यूचर वाला भी लिखा है, तो वो लाइन कहाँ से है, तो आपको दिखाते हैं। जो फ्यूचर वाला मैंने आपको बताया था ना, वो लाइन मैंने जो एनसीईआरटी का ही लाइन था, वो भी 1 मिनट देखिए, यहाँ पर लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक टू वन एनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल। और ये कॉमन जेनेटिक मटेरियल क्या था, तो आपका न्यूक्लिक एसिड था। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड भी आपके जो है ना दो प्रकार के थे। कौन कौन सा, तो एक आपका डीएनए था और एक आपका आपका आरएनए था। ठीक है, डीएनए आपके सबसे ज़्यादा, यानी कि मोस्टली में आपका डीएनए जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा था, और आरएनए आपके केवल फ्यू ऐसे ऑर्गेनिज्म थे ना जिसमें आरएनए आपका एज ए जेनेटिक मटेरियल एक्ट कर रहा था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अब जो है हम लोग अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, अर्नेस्ट मेयर साहब का जो है जन्म हुआ था 1904 में, और इनकी मृत्यु हुई है 2004 में, यानी कि टोटल 100 साल तक जीवित रहे हैं। और इनका जन्म जो है ना जर्मनी में हुआ था। ठीक है, तो ये 100 साल तक जीवित रहे थे, और मतलब 100 साल तक जिए भी थे। और सबसे बड़ी बात है ना, इत्तेफाक की बात, कि धरती पे आज तक जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं ना, उनमें अगर टॉप 100 साइंटिस्ट को अगर लिस्ट बनाया जाए ना, तो उनमें इनका नाम आता है। ओके, इन्हें जो है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी का टाइटल भी दिया गया है, और साथ साथ में इन्हें जो है ना एलेक्जेंडर ऑफ जूलॉजी का भी टाइटल मिला हुआ है। ओके, और इनके पास जो है ना बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन, यानी कि बायोलॉजी का जो तीनों ताज होता है ना, तीनों के तीनों ताज इनके पास है। कौन कौन सा, तो एक इनको मिला है बाल्जन प्राइज, दूसरा इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, और तीसरा आपका केफोर्ड प्राइज। बाल्जन प्राइज जो है ना इनको 1983 में मिला था। इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी जो था ना, इनको 1994 में मिला हुआ था। और केफोर्ड प्राइज की बात करें तो ये इनको 1999 में मिला हुआ था। ओके, अब रही बात कि इसकी सीक्वेंस हमें याद कैसे हो, मतलब याद कैसे होगी कि इन्होंने कौन कौन से किताब लिखे थे। तो इसके लिए जो है ना, मतलब सॉरी, कौन कौन से इन्हें खिताब मिले थे, यानी कि प्राइज मिले थे। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करना होगा, बॉल इन अ क्रो। ठीक है, क्योंकि इनका नाम क्या है, मेयर है। ठीक है, नाइट मेयर से याद करो कि अगर हम कौवे को देखें, तो कौवे के अगर मुंह में बॉल दिखे, कितना खतरनाक दिख रहा है यार। नाइट मेयर आ रहा है, यानी कि अर्नेस्ट मेयर साहब को 3 खिताब कौन कौन से मिली थी, बॉल इन अ क्रो, यानी कि BAL से आपका बाल्जन प्राइज हो गया, IN से आपका इंटरनेशनल प्राइज हो गया। इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी कब मिला था, तो 1994, इसको लिख लीजिए 1983। और आपके क्रू यानी कि केफोर्ड प्राइज जो हो गया आपका 1999 में इन्हें मिला था 3 किताबें। ओके, और उसके बाद इनका सबसे बड़ा नोटेबल जो वर्क था ना, वो था कि इन्होंने एक जो है मतलब डेफिनेशन दिया था। किसका, तो डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज, जिसको हम लोग जानते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के नाम से। ओके, तो इसमें इन्होंने बताया है ना कि जो आपके सेम स्पीसीज के जो मेंबर होंगे ना, आपस में अगर ब्रीड करते हैं तो उनका बच्चा भी फर्टाइल होगा। यानी कि अगर मेल हो गया ह्यूमन, मतलब मेल जो हो गया मेल ह्यूमन, और आपका जो हो गया फीमेल जो हो गया ना, मतलब ह्यूमन में फीमेल, अगर दोनों एक साथ ब्रीड करें ना, तो उनका जो बच्चा होगा ना, ये भी जब बड़े होंगे, तो ये भी जब मतलब ब्रीड करेंगे ना अपने सेम स्पीसीज में, तो इनका भी मतलब इनका जो ऑफ स्प्रिंग होगा ना, वो फर्टाइल होगा, यानी कि वो भी आगे चल के बच्चा पैदा कर सकता है। लेकिन जस्ट अपोजिट, अगर अगर आपका जो ऑर्गेनिज्म है ना, दो डिफरेंट स्पीसीज का है, जिसमें कुछ समानताएं यानी कुछ सिमिलरिटीज है,
तो वे अगर आपस में ब्रीड करें ना तो उनका बच्चा तो होगा, लेकिन वो जो बच्चा होगा ना वो स्टेराइल पैदा होगा, यानी कि वो बच्चा आगे बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब देखिए, हमने जो है ना हॉर्स ले लिया मेल, ठीक है, और इसको फीमेल डोंकी के साथ जो है मीट कराया। मीट कराने के बाद जो है ना हमें एक हिन्नी मिली, ठीक है। इनका बच्चा जो हुआ सो हिन्नी हुआ, जो कि स्टेराइल है। अब यह हिन्नी जो है ना आगे फर्दर बच्चे पैदा नहीं कर सकता है, समझे। वैसे ही अगर हमने अब उल्टा कर दिया, यानी कि मेल जो हो गया ना डोंकी, यानी कि जैक ले लिया, और जैक का जो है मतलब जैक का जो है हमने जो है ब्रीडिंग जो है मेयर यानी कि फीमेल घोड़ी से कराया, ठीक है। तो इसका जो बच्चा बनेगा ना सो आपका म्यूल बनेगा, ये भी आपका स्टेराइल है, यानी कि ये भी आगे चल के बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे वहीं एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है उसको देख लेते हैं। सॉरी, इनका जन्म जो है 5 जुलाई 1994 यानी कि 1904 को हुआ है, और इनका मृत्यु कब हुआ है तो 2004 में जो है इनका मृत्यु हुआ है। देखिए डाइज 100 ईयर 204 में, 2004 सॉरी। और ये जो है 2004 में मतलब जो मरे हैं ना, यानी कि 100 साल पे मरे हैं। और इनका जो है इनको जो है ना डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी का खिताब भी मिला हुआ है। और ये टॉप 100 साइंटिस्ट में जो है ना आज तक धरती पे जितने साइंटिस्ट हुए हैं ना, उनमें अगर लिस्ट बनाए तो टॉप 100 साइंटिस्ट में इनका नाम आता है, ठीक है। और इन्हें जो है ना एलेक्जेंडर एजीज प्रोफेसर ऑफ आपका जूलॉजी इमिडेटस का जो है खिताब में मिला हुआ है। ओके, उसके बाद इन्होंने सबसे करेंटली मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन दिया है बायोलॉजिकल स्पीसीज का। इसका नाम क्या था तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, ठीक है। और इनको जो है ट्रिपल क्राउन भी मिला हुआ है आपके बायोलॉजी का। कौन कौन सा, उसको हटाइए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। उनको मिला है बॉल इन क्रो, ठीक है, BAL यानी कि बाल्जन प्राइज, BALZON बाल्जन प्राइज। कब मिला है इनको बाल्जन प्राइज तो 1983 में। IN से आपका क्या था तो इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी कब मिला है इनको तो 1994 में। और तीसरा आपका केफोर्ड प्राइज सॉरी स्पेलिंग थोड़ा गलत होगा तो थोड़ा देख लीजिएगा। केफोर्ड प्राइज जो है ना इनको मिला था 1999 में, ठीक है। 3 प्राइज कौन कौन से मिले थे तो बॉल इन क्रोस हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है ना, सीक्वेंस से। ओके, और उसके बाद इनकी जो है 2004 में मृत्यु। अब जो है ना हमने जितना भी चीज़ें पीछे पढ़ा ना उसका हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए, बायोलॉजी जो था साइंस ऑफ किसका था तो साइंस ऑफ आपका एक था लाइफ फॉर्म्स, ठीक है, और दूसरा आपका था लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। उसके बाद अर्ली क्लासिफिकेशन ऑफ जो मैटर था, यानी कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन था धरती पे जितने भी मैटर थे उसका किसने किया था तो यह किया था आपके अर्ली मैन ने। अर्ली मैंस ने जो है अर्ली क्लासिफिकेशन किया था। और इन्होंने धरती पे जितने भी मैटर थे ना उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक आपका एनिमेट यानी कि लिविंग, और एक आपका इन एनिमेट यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स में क्लासीफाई किया था। और कुछ आपके एनिमेट और इन एनिमेट चीज़ों की जो है ना ये लोग पूजा यानी कि वर्शिप भी करते थे। किसकी, या तो जिससे वे लोग मतलब एकदम अचंभे में पड़ जाते थे यानी कि वंडर हो जाते थे, या फिर जो है उनसे वो लोग डर जाते थे। फियर या फिर मतलब वंडर से जो है वो किसी भी नॉन लिविंग थिंग या फिर इनएनिमेट चीज़ों की जो है पूजा भी करते थे। ओके, उसके बाद हमने देखा कि बायोलॉजी को मतलब देखने का जो है ना हमारे पास 2 नज़रिया है। एक हमारा नज़रिया था एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, जिसमें हम लोग ह्यूमन जो है ना ह्यूमन अपने आप को सुपीरियर कंसाइडर कर रहे थे। और इसमें जो है हमें लीस्ट प्रोग्रेस देखने को मिल रहा था हमारे बायोलॉजिकल नॉलेज में। क्यों, क्योंकि इसमें जो है हम लोग बाकी ऑर्गेनिज्म को जो है ना बाकी ऑर्गेनिज्म के को हम लोग अच्छे से नहीं देख रहे थे। केवल हमें उसी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे थे ना जो कि हमारे लिए जो है हमारे लिए यूजफुल था। ओके, उसके बाद दूसरा व्यू था आपका बायोसेंट्रिक व्यू, जिसमें हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग जो है ना इक्वली कंसाइडर करते हैं, यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है ना हम लोग इक्वली कंसाइडर करते हैं। उसके बाद इसमें जो होता है ना हमें मोर प्रोग्रेस देखने को मिल रहा था हमारे बायोलॉजिकल नॉलेज में। क्योंकि इसमें हम लोग जो है ना बहुत अलग अलग चीज़ों यानी कि जैसे कि हमने देखा था लायन था या फिर टाइगर था, जो कि उसके बारे में भी जो है हम लोग सोच रहे थे, यानी कि उसको भी देख रहे थे कि हाँ उससे हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है या फिर नेचर को क्या क्या फ़ायदा है, समझ रहे हैं ना। तो उसको हम लोग बायोसेंट्रिक भी बोले थे। उसके बाद हमने सिमिलरिटीज़ के बारे में पढ़ा था, जो कि 2 प्रकार की सिमिलरिटीज़ थी। एक आपका वर्टिकल सिमिलरिटीज था, यानी कि वर्टिकल यानी कुछ ऐसा परपेंडिकुलर, यानी कि सिमिलरिटीज बिटवीन आपके जो है 2 जनरेशंस, 2 जनरेशन के बीच के जो सिमिलरिटीज थे ना उसको हम लोग बोल रहे थे आपका वर्टिकल सिमिलरिटीज। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या क्या देखा था तो हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच यानी कि ऑफ स्प्रिंग के
बीच की जो सिमिलरिटीज़ थी उसको हम लोग वर्टिकल बोल रहे थे। और हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज़ की बात करें तो हॉरिजॉन्टल यानी कि हॉरिजन यानी कि लेटा हुआ लाइन, यानी कि इसमें जो है ना हम लोग सेम जनरेशन में जो है ना हम लोग जो है सिमिलरिटीज़ को जो है देख रहे थे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या था, तो ब्रदर सिस्टर के बीच में था आपका, ब्रदर सिस्टर के बीच में, या फिर आपके जो है मतलब वी एंड आवर फ्रेंड्स, वी एंड आवर फ्रेंड्स, ठीक है। वो भी अपने सेम जनरेशन के, ऐसा नहीं है कि हम हैं यहाँ पे 15 साल के, हमारा दोस्त 40 साल का, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सेम एज ग्रुप के लोगों में अगर हम सिमिलरिटी देख रहे हैं ना तो हॉरिजॉन्टल हो जाता था। और हम हमसे दुगुने तीन गुने यानी कि जो पिछले जनरेशन वाले, चाहे हमसे बड़े लोगों के बीच की अगर हम सिमिलरिटीज को देखेंगे ना तो उसको वर्टिकल सिमिलरिटीज बोल रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में पढ़ा था, जो कि 100 साल तक जीवित रहे थे। कब तक? 1904 से लेकर के 2004 तक। और इन्होंने सबसे करेंटली मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन दिया है किसका, तो आपके स्पीसीज का। कौन सा दिया है इन्होंने, तो इन्होंने दिया है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, अर्नेस्ट मेयर साहब ने हमें क्या दिया था, तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था। और ये टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम में इनका नाम भी आता है। और इन्हें जो है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी का टाइटल भी मिला हुआ है, और साथ साथ में एलेक्जेंडर ऑफ जूलॉजी का भी टाइटल मिला था। इनके ऊपर आपके जो है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी के तीनों इनके पास ताज थे। कौन कौन से, तो हमने कैसे याद किया था, बॉल इन क्रो, ठीक है। बॉल से आपका हो गया बाल्जन प्राइज। उसके बाद आपका क्या था, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। और उसके बाद आपका था कैफोर्ड प्राइज, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है भाई। तो बाल्जन प्राइज जो था कब मिला था इनको, 1983 में मिला था। और यह आपका इंटरनेशनल प्राइज कब मिला था, 1994 में मिला था। और कैफोर्ड प्राइज आपका 1999 में मिला था। ओके, तीनों के तीनों चीज़ कंप्लीट हो गए आपके, और कुछ छूटा तो नहीं ना। हाँ, इनका जन्म जो था आपका जर्मनी में हुआ था। ओके, यहाँ तक जो था ना आपको, मतलब आप साथ साथ में वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए, और साथ साथ में एक कॉपी पे जो है, रफ कॉपी पे आराम से आप भी लिख के देखिए, लिख पा रहे हैं या फिर नहीं। ओके, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो हो गया, हमने जितनी भी चीज़ें आज पढ़ी है ना, जितनी चीज़ें मतलब यही पीछे वाला जो हमने रिवीजन किया ना, इसको बहुत अच्छे से मैंने लिख दिया, क्योंकि स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हर एक चीज़ मैंने आपको लिख दिया है जितना आज हमने पढ़ा है, और नोट्स में आपको बस इतना ही, यही सब सारी की सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद जो है अभी आप एनसीईआरटी का जो है 2 पन्ना को पढ़ लीजिए, और उसके बाद इसको, यानी कि ये जो स्क्रीनशॉट आपने नोट्स, जो जिस नोट्स का आप स्क्रीनशॉट लेंगे ना, इसको जो है उसके साथ रखिएगा और एनसीईआरटी पढ़िएगा, और उसके बाद इसको उससे मिला लीजिएगा, और देखिएगा कि मतलब जो है कोई पॉइंट छूटा है तो आप उसमें अपने शॉर्ट नोट्स में इसी के साथ उसको भी नोट मतलब इसी में अटैच कर लीजिएगा। या फिर अगर आपको लगे कि नहीं यह पॉइंट हमें आता है तो इसमें से उस पॉइंट को हटा भी दे सकते हैं। देखिए, ठीक है ना। नोट्स छोटा बनाइए, अच्छे से बनाइए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।